नमस्कार साथियों, परीक्षायन परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए लग जाइए एकदम नए उत्साह नए ऊर्जा के साथ, क्योंकि आज से अब हम लोग प्रैक्टिस, पिछले दिन से हम लोग क्या किए हैं, प्रैक्टिस सेट जो हमारा पेपर करवाया गया दोस्तों, हम उसको स्टार्ट कर देंगे। ये हमारा दूसरा सीडीपी का प्रैक्टिस सेट पेपर है जो प्रीवियस ईयर का आया हुआ है। कैसे कैसे प्रश्न बने हैं उसका हम क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न बने थे पिछली बार, इस बार कैसे बनेंगे उसको भी आपको करवाया जाएगा दोस्तों। तो चलिए एक नई ऊर्जा नए उत्साह के साथ हम लोग आज फिर से आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या है। उम्मीद एक ऐसी शक्ति है दोस्तों, उम्मीद एक ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से मुश्किल समय का सामना किया जा सकता है। उम्मीद एक ऐसी शक्ति है दोस्तों जिसके मदद से मुश्किल समय का सामना किया जा सकता है। उम्मीद बनाए रखेंगे तो उत्साह भी बना रखेगा दोस्तों। ठीक है, एकदम उम्मीद बनाए रखिए दोस्तों, हमको 100% एकदम सीटेट क्वालिफाई करना है सभी दोस्तों को। तो ठीक है, इसी उत्साह में हम लोग क्या करेंगे, चलिए ऊर्जा के नई ऊर्जा के साथ एकदम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हुए देखेंगे कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, उसका क्या करेंगे, व्याख्या देखते हुए चलेंगे आगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम। ठीक है, कैसे कैसे देखिए प्रश्न क्या पूछा है। हमारा पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, उसको क्या पूछा है। तो समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया है दोस्तों। समकालीन जो विचारधाराएं थी हमारी, उसके अनुसार जो बाल विकास की हमारी प्रक्रिया है वो क्या है, उसको देखते हैं। तो समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया क्या है, देखते हैं। पहला क्या दिया है, ऑप्शन दिया है सभी बच्चों के लिए एक समान है। सभी बच्चों के लिए एक समान और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं क्या दिया है, बहुआयामी, क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। ये थोड़ा सही दोस्तों। आगे देखते हैं, इसका पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता कि यद्यपि विकास सभी के लिए क्या होती है, एक दिशात्मक होती है। एक दिशात्मक आ गया दोस्तों, इस चीज को नोट करेंगे। फिर क्या दिया, सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक गुणों द्वारा ही निर्धारित होती है, यह भी नहीं कहा गया है। तो उन्होंने क्या कहा है दोस्तों, इसमें क्या सभी बच्चे के लिए एक समान और सभी बच्चे निश्चित आयु तक आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं, यह भी नहीं कहा। क्योंकि यहां पर दोस्तों उससे भी सटीक जो ऑप्शन दिया हमारा क्या दिया, बहुआयामी है, क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते। बच्चे क्या करते हैं, उनका विकास बहुआयामी होता है, बहुत तरीकों से वो लोग क्या करते हैं, सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते रहते हैं। जो कुछ भी तर्क वितर्क करते हैं, सीखते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं, बहुआयामी तरीकों से सीखते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें कहा गया बहुआयामी बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में अनेक प्रकार के मतलब विशिष्ट वातावरण, जैसा उनको वातावरण पर्यावरण मिलता है, बहुआयामी तरीकों से क्या करते हैं, कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही माना जाएगा, ऑप्शन बी। इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, विकास का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, विकास का जो सिद्धांत है दोस्तों, बताता है कि गामक कौशलों का विकास क्या बताता है दोस्तों, गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। मतलब शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर क्या होता है, वो बढ़ता है। इस चीज को देख लेते हैं। विकास का सिद्धांत गामक कौशल, जो हमारे गामक कौशल दिए गए हैं, गतिक कौशल दिए गए हैं, वो क्या है, शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। इसका कहने का तात्पर्य क्या है दोस्तों, उसको देखते हैं। पहला दिया ऑप्शन ए दिया है क्या, घुमावदार। ऑप्शन बी दिया विशिष्टता। ऑप्शन सी किया दिया है दोस्तों अधोगामी, और ऑप्शन डी दिया क्या, शीर्षगामी। तो विकास का सिद्धांत जो गामक कौशल हमारा होता है, जो शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर चलता है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, अधोगामी। जिसको भी पिछले चर्चा पीछे भी क्या हुआ, जो प्रैक्टिस सेट उसमें भी ये प्रश्न आया हुआ था। तो इसमें जो अधोगामी होता है, इसमें जो वृद्धि और विकास होती है बच्चों का, वो क्या होता है, शरीर के पहले शरीर का होगा, फिर उसके बाद अन्य अन्य भागों का क्या होता है, एक एक करके उनका वृद्धि और विकास होता है दोस्तों। इसीलिए हमारा ऑप्शन कौन सा माना जाएगा सही, ऑप्शन सी जो हमारा वो सही माना जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया दोस्तों, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशील वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इसको भी देख लेते हैं, विकासशील की किस अवस्था में दोस्त जो बच्चे होते हैं वो कल्पनाशील, जो ये वर्ड देखिए कल्पनाशील जो दिया है वाले खेल में क्या होता है, सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन पहला दिया है क्या, शैशवावस्था। ऑप्शन बी दिया प्रारंभिक बाल्यावस्था। ऑप्शन सी दिया है मध्य बाल्यावस्था, और ऑप्शन डी दिया है क्या, किशोरावस्था। तो शैशवावस्था जो कितने से कितने वर्ष तक चलती है, 0 से 5 या 0 से 6, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित किया गया है। बाकी जो हमारी प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, पूर्व बाल्यावस्था जिसको कहते हैं, ये कितने से कितने वर्ष से चलती है, ये चलती है 2 से 6 वर्ष तक मित्रों।
ठीक है, 2 से 6 वर्ष तक। इसी में क्या होता है, इसी अवस्था में क्या होते हैं, बच्चे अत्यधिक कल्पनाशील होते हैं और सक्रिय रूप से क्या होते हैं, किसी भी चीज में भाग लेते हैं। बाकी मध्य बाल्यावस्था इसके बाद आती है, फिर किशोरावस्था आती है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही माना जाएगा दोस्तों, प्रारंभिक बाल्यावस्था या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं प्रतिभावान विद्यार्थी, इसमें दिया प्रतिभावान विद्यार्थी क्या क्या करते हैं उसको देखते हैं। जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं। ऑप्शन बी दिया अपने आयु स्तर से नीचे के प्रश्नों को हल करने में असमर्थ होते हैं। फिर क्या सरल और आसान कार्यों को करने की चुनने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसके बाद क्या दिया दोस्तों, में मूल बातों की सहज समझ का क्या होता है, अभाव होता है। तो दोस्तों इसको देख लीजिए, जो प्रतिभावान हमारे विद्यार्थी होते हैं उनके बारे में क्या कहा गया, हम उसको देख लेते हैं क्या चीजें कही गई है। तो चलिए उसको देख लेते हैं, प्रतिभावान विद्यार्थी के बारे में क्या चीजें कही गई है। तो जानकारी को जल्दी और सही तरीके से क्या करते हैं, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि क्षमता क्या होती है, 140 जो ऊपर बताई गई टर्मन के द्वारा। तो क्या होती है, जानकारी को जल्दी और सही तरीके से क्या होते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, अर्थात ग्रहण कर लेते हैं। कोई भी चीज जैसे उनको बताया जाता है वो क्या करते हैं, उस पर तुरंत तर्क वितर्क करके उसको सोचते हैं और तुरंत उस चीज को बताते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन कौन सा हमारा सही माना जाएगा, ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शन देखिए, असमर्थ होते हैं, ये तो ऐसे ही कट गया। फिर क्या दे, सरल और आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति, उनको कोई भी कार्य दिया जाता है वो क्या करते हैं, तुरंत उसके बारे में सोचते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, आदि चीजें करके तुरंत उसका उत्तर देते हैं। ये भी आपका ऑप्शन रॉन्ग हो गया। फिर क्या है, मूल बातों सहज समझ का अभाव नहीं होता दोस्तों। कोई भी चीज होती है क्या होती है, जल्दी वो पकड़ते हैं, उस चीज को सीखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, हमारा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुचि को 3 पेंसिलें दिखाई जाती है। वह देखती है कि पेंसिल ख से क्या है, बड़ी है, और पेंसिल ख जो है पेंसिल ग से बड़ी है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है तो क ग से बड़ी है, वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को क्या करती है, दर्शाती है। चलिए इसको देखते हैं दोस्तों, इसको क्या कहा गया है, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए दिया क्या हमारा, क्रमबद्धता। ऑप्शन ए क्या दिया है, क्रमबद्धता। इसके बाद क्या दिया है, संरक्षण। फिर क्या दिया, सकर्मक अनुमान। और ऑप्शन डी दिया आधारित निगुणात्मक तर्कणा, अर्थात क्या परिकल्पना जो करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसको देखते हैं, इसको समझेंगे। पहले क्या कहा इन्होंने, कहा है कि जो बच्ची होती है रुचि, 3 पेंसिलें दिखाई, पेंसिल क ख से बड़ी उसको लगती है और ख जो होती है ग से बड़ी लगती है। यह निष्कर्ष निकालती क ग से बड़ी है, अर्थात जो क है वो ग से क्या होती है, बड़ी होती है। तो वह जीन पियाजे। क्रमबद्धता तो दोस्तों आएगा नहीं, क्योंकि क्रमबद्धता कुछ और, मतलब उसमें क्या होता है, कोई भी चीज क्रमबद्धित रूप से क्रम रूप से होती है। संरक्षण भी नहीं आएगा दोस्तों, उसमें वो क्या कर रही है, सकर्मक जो अनुमान लगा रही है, ट्रांजिट हार्ट जो उसका है वो कर रही है। क्योंकि ये क्या है, जीन पियाजे की तीसरी अवस्था है, 4 अवस्थाएं उन्होंने बताई हैं, सम पुमु। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक चलती है दोस्तों, उसमें क्या होती है, कोई भी चीजों को सीखने के लिए क्या करती है, सकर्मक अनुमान लगाती है, उस चीज को क्या करती है वो सीखती है, और उसमें अपना क्या करती है, तर्क वितर्क करके आदि चीजों क्या करती है वो ग्रहण करती है। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। इसको देख के जाइए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर इसी क्रम में। आगे देखते हैं दोस्तों, दिया है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है। जो मूर्त संक्रियात्मक 4 अवस्थाएं चलती है, संवेदी पेशी, फिर पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक अवस्था, जो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं जिनको बांटा, उसको देख लेते हैं दोस्तों। जीन पियाजे मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था होती है, बालक क्या करता है, निम्न में से क्या कर पाने के उसमें योग्य होता है। पहला क्या है, प्रतिवर्तन। ठीक है दोस्तों, रिवर्सिबिलिटी। इसके बाद दूसरा क्या दिया, परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किक चेतन। फिर क्या दिया, अमूर्त चिंतन। इसके बाद प्रतिज्ञापित चिंतन दिया है। तो उसमें वो क्या कर रही है, उसमें जो मूर्त संख्यात्मक चरण होता है उसमें दोस्तों जो चलती है, अभी हम बताएं आपको उसके बारे में, वो कितने से कितने वर्ष चलती है, 7 से 11 वर्ष। तो उसमें क्या होता है, बच्चा क्या करता है, रिवर्सिबिलिटी दोस्तों इसको समझ जाइएगा। आप पलटा भी अगर दिया रहता तो अच्छे से समझ जाते, प्रतिवर्तन दे दिया है करके। इस चीज को आप याद रखिएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, बच्चा कोई भी चीज होता है जैसे उल्टा उसको गिनता है। जैसे गिनती उसको क्या होती है, 10 की गिनती 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, 2 ऐसे करके, मतलब 2, 1 करके उसको क्या होता है, वो रिवर्स करके कोई भी चीज को ग्रहण करता है, अर्थात उस चीज को जान जाता है वो। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, ऑप्शन ए। वो क्या कर रहा है, प्रतिवर्तन कर रहा है। ठीक है, रिवर्सिबिलिटी।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक एक चीज को नोट कर लिएगा, इंग्लिश जो बाइलिंगुअल पेपर होगा उसमें इंग्लिश पर भी आप लोग ध्यान देकर कि कोई भी प्रश्न को सॉल्व करिएगा, उससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है? ठीक है दोस्तों, जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे उन्होंने कितने चरण दिए थे? तो 3 चरण दिए थे, बाकी उन्होंने एक एक चरण में 6 अवस्थाओं में बांटा था, एक चरण में 2 अवस्थाएं उन्होंने दी थी, टोटल कितनी अवस्थाएं थी? 6। तो देख लेते हैं दोस्तों, पूछा है कि चरण कौन सा नहीं है। पहला कौन सा दिया? पारंपरिक चरण, ये तो है। फिर क्या अपारंपरिक दे दिया है, देख लेते हैं। उत्तर पारंपरिक ये भी है, पूर्व पारंपरिक ये भी है। आपका क्या नहीं है? यही अपारंपरिक जो दिया है ये नहीं है दोस्तों, ये इनके चरण में नहीं है। परंपरागत, उत्तर परंपरा और पूर्व परंपरागत उन्होंने क्या बताया है? स्तर बताया। इसमें वही पारंपरिक चरण, उत्तर पारंपरिक चरण और पूर्व पारंपरिक चरण करके दिया है, न कि अपारंपरिक चरण उनका है। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें दिया है एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोस्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहिए। उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? ठीक है, उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए उसको उन्होंने पूछा है। तो चलिए देख लेते हैं उसमें क्या कहा गया, उसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों दिया गया क्या? पहला क्या दिया? सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना। ऑप्शन बी दिया विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना। ऑप्शन सी दिया अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना। आवश्यकता के अनुसार पाठ का प्रयोग करना। तो क्या दिया? सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम, किस प्रयोग से क्या होता है उसको बचना चाहिए हमको, वो देखना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या दिया है? ऑप्शन जो दिया पहला दिया सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना, ऐसे ही। फिर क्या? विद्यार्थियों को अधिगम प्रयासों के लिए गहन अवलोकन करना है। लेकिन ये अधिगम आकलन मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, इससे हमको बचना है। तो इस हिसाब से ऑप्शन आपका कौन सही होगा? ऑप्शन सी यही क्या होगा आपका सही होगा। बाकी आवश्यकता के अनुसार पाठ का इसमें कोई इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, पाठ का कोई मुख्य विशेष ही नहीं उसमें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसका फोल्डिंग के बारे में इसमें नहीं बताया गया है और वो दूसरी चीज होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेव वाइगोस्की ने अपनी सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम सुसाध्य करने उपयुक्त बताया है? जो लेव वाइगोस्की मारे थे उन्होंने कौन सा सामाजिक सांस्कृतिक विकास का उन्होंने सिद्धांत दिया दोस्तों? तो उन्होंने देखते हैं अपनी सामाजिक सिद्धांत निम्न में से किसे विद्यार्थियों के अधिगम सुसाध्य करने के लिए उपयुक्त बताया है? पहला कह दिया सहकर्मी सहयोगिता। फिर सांस्कृतिक उपकरणों का हस्तक्षेप नहीं दिया है दोस्तों, अहस्तक्षेप दिया है। इस हिसाब से ये तो ऐसे ही कट गया। फिर रट कर याद करने पर बल, रट कर कोई भी चीजें नहीं याद करनी हमको। गैर संबंधित गैर संदर्भी जो होता है ये भी नहीं हो। तो क्या किया उन्होंने? सहकर्मी, सहभागिता, सहकर्मी, सहपाठी, ऐसे वर्ड जब भी दिख जाए आपको तुरंत, अगर लेव वाइगोस्की है तो आप तुरंत उसको लगा दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि उन्होंने सामाजिक, समुदाय आदि चीजों से उनकर जोड़कर उन्होंने अपना सिद्धांत बताया दोस्तों। संस्कृति या बच्चे का जो भी विकास होता है, शारीरिक, मानसिक आदि चीजें जो उसकी होती है वो किससे होती है दोस्तों? तो सांस्कृतिक, समाज के द्वारा उसका क्या होता है? निर्माण होता है। बच्चे क्या करता है? अपने वयस्कों के द्वारा, अपने बड़े के द्वारा अंतःक्रिया करके कुछ न कुछ चीजों को वो सीखता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विकास होना चाहिए? क्या विश्वास होना चाहिए? किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए? चलिए ऑप्शन देखते हैं। कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे और अध्यापक को निर्देश देने चाहिए। वाह, देखिए ऐसे ऐसे ऑप्शन बने दोस्तों। अगला दिया अधिगम केवल कक्षा में होता है, कहां केवल वो ले दिया है ये। आगे देखते हैं, कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। सही है। विद्यार्थी केवल ड्रिल, कहां ड्रिल और अभ्यास सब, बस दोस्तों वही टैग और पकड़िए, देखिए तुरंत प्रश्न हल हो जाएगा। 1 सेकंड मतलब आप चारों ऑप्शन देखेंगे तुरंत, केवल नजर देखिए बस, तुरंत जब कुछ वर्ड जो बताएगा उसको पकड़िए, बाकी प्रश्न सॉल्व तुरंत।
ठीक है, अभ्यास के माध्यम सबसे अधिक सार्थक। तो इसमें क्या होता है, प्रगतिशील जो प्रगतिवादी जो प्रगतिशील संरचनावादी जो हमारी रचनावादी जो कक्षा चलती है, शिक्षा होती है दोस्तों, उसमें क्या होता है दोस्तों, बच्चा क्या होता है अपने साथी कक्षा में अपने साथ विविध प्रकार के क्या होता है समृद्ध अनुभव लाता है। उसके जो पूर्व ज्ञान पे आधारित जो अनुभव होते हैं उसके साथ वो क्या करता है, चर्चा करके, प्रतिचर्चा करके, विचार तर्क करके दोस्तों कुछ ना कुछ वो क्या करता है अपने पूर्व ज्ञान को जोड़कर नए ज्ञान को सीखता है। तो प्रगतिवादी कक्षा में क्या होगा, जब विश्वास होना चाहिए। यही ऑप्शन आपका सी सही होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है कि किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। किस विचारक ने नकारा है बुद्धि एकल इकाई और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का प्रतिपादन। तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, जीन पियाजे, ये तो होंगे नहीं। फिर दिया हार्वर्ड गार्डनर, ये सब क्या है, संज्ञानात्मक है। ये क्या है, विकासवादी मतलब मानवतावादी संज्ञा। इसके बाद लॉरेंस कोहलबर्ग, ये भी नहीं। तो हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है। आपके हार्वर्ड गार्डनर जो थे इन्होंने मुख्य रूप से कितनी बताई थी, 7 प्रकार की, सॉरी हाँ, सब जो बुद्धियां बताई हैं उसको क्या करेंगे इन्होंने, उसमें के एकल इकाई और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों को प्रतिपादित किसने किया, तो आपके हार्वर्ड गार्डनर। इन्होंने बुद्धि का सिद्धांत जो 1983 में आपका दिया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है, क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। यह किसका उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, जो गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया क्या होती है कि मुझे खिलौना पसंद नहीं है, क्योंकि लड़के जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, गुड़िया से खेलना पसंद नहीं करते हैं। ऑप्शन दिया है जेंडर प्रासंगिकता, फिर ऑप्शन बी दिया जेंडर भेदभाव, फिर ऑप्शन सी हमारा दिया जेंडर रूढ़िवादिता, फिर क्या है जेंडर स्थिरता। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा रोहन बच्चा होता है वो क्या करता है कि उसको लगता है कि ये सब चीजें तो क्या करती है, लड़कियां खेलती है, गुड्डे गुड़ियों के खेल तो लड़कियां खेलती, भाई हम लड़के हम ये सब चीज तो खेलेंगे नहीं। और बाकी दोस्तों जो लिंग जो निर्धारित किया था वो हमारे समाज के द्वारा चली आ रही है, रूढ़िवादी परंपराएं तो निर्धारित की गई हैं, ये सब चीजें हमारे समाज के द्वारा ही बनाई गई जो चीजें हैं, जो रोहन आज उस चीज को देखकर ये चीजें बोला। तो हमको क्या करना है, इस चीज को एकदम से क्या करना है, खत्म करना है दोस्तों। इस हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, जेंडर स्टीरियोटाइप जो हमारा होता है, जेंडर रूढ़िवादिता जो होती है उसको क्या कर रहा है रोहन दर्शा रहा है दोस्तों। ऑप्शन सी जो हमारा होगा वो सही होगा दोस्तों, इस चीज को नोट कर लिएगा, न कि जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर भेदभाव होगा और जेंडर स्थिरता होगी। ये क्या है, रूढ़िवादी जो हमारे समाज के द्वारा जो रूढ़िवादी परंपराएं बनाई गई हैं उसको दर्शाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते क्या दिया है। एक शिक्षक 1 महीने की अवधि अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे। एक शिक्षक 1 महीने की अवधि में क्या करता है, अंतराल में विद्यार्थियों क्या करता है, निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने को देता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसमें होता है यदि शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी क्या करता है, वो मान्यता। इस प्रकार के मूल्यांकन को आप क्या कहेंगे दोस्तों। ऑप्शन ए दिया योगात्मक, ऑप्शन बी दिया दोस्तों आपका क्या मानक संदर्भित, ऑप्शन सी दिया क्या रचनात्मक, ऑप्शन डी दिया मानकीकृत। तो दोस्तों क्या कर रहा है, शिक्षक जो है बीच बीच में अगर उनका अंतराल पे बीच अंतराल पे अवधि में ड्राफ्ट लिखने का सहयोग देता है, यदि शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी सभी ड्राफ्ट ध्यान में उन सभी पर काम करने की प्रक्रिया को मान्यता दे, वो क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ वो क्या रचनात्मक कर रहा है दोस्तों, संरचनावादी नई चीजों को क्या कर रहा है, बच्चों के शैक्षिक सशैक्षिक आदि चीजों को ध्यान में देखकर क्या कर रहा है, उनको शिक्षा प्राप्त हो रही है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा कौन सा फॉर्मेटिव जो होगा, रचनात्मक जो मूल्यांकन होगा आकलन होगा, यही हमारा सही होगा, ना कि ये योगात्मक होगा, मानक संदर्भित तो होगा नहीं, बाकी स्टैंडर्डाइज जो हमारा होता है ये चीज नहीं होता है, ये चीज एनसीएफ नहीं मानता है दोस्तों। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा कौन सा होगा, रचनात्मक आकलन। इसमें क्या कोई भी चीजें नई चीजों को ध्यान में रखकर बच्चों को जो शैक्षिक जो आदि योग्यताओं को ध्यान में रखकर उनको शिक्षा दी जाती है। चलिए आगे देखते। एक बहुभाषी कक्षा में शिक्षक क्या करना चाहिए, वार्तालाप के लिए मातृभाषा को उपयोग को क्या करना, निरुत्साहित करना चाहिए दोस्तों। ये देखिए, यही वर्ड पकड़िए। ऑप्शन बी दिया है ज्यादातर विद्यार्थियों द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा को स्वीकार करना चाहिए। फिर क्या दिया है, भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और
विद्यार्थियों को पसंद अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए। चलिए थोड़ा सही है। बाकी कहते हैं एक लक्ष्यांक भाषा जैसे कि अंग्रेजी को छोड़कर अन्य भाषाओं उपयोग की उपेक्षा, ये देखिए उपेक्षा आ गया, उपेक्षा करनी चाहिए। तो ऐसे भी ऑप्शन आपके क्या है, ये कट गया, ऊपर से ये भी कट गया, और दोस्तों क्या ये भी कट गया। बाकी हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी, क्योंकि इसमें कहा भाषाओं की विविधता के बारे में। बच्चे क्या होते हैं हमारे कक्षा में, अनेक प्रकार, अनेक समुदाय, अनेक जगह से आते हैं, उनकी अनेकों प्रकार की भाषाएं बोलते हैं दोस्तों। अनेक, हमको क्या करना, सारे बच्चों को एक साथ लेकर चलना है। उनकी जो भी भाषाएं हैं उनको क्या करना है, उनके भाषाओं के अनुसार इस्तेमाल, उनको जो शिक्षा दी जा रही है उनको क्या हमको अनुमति देना है दोस्तों। इस हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी जो है आपका सही होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें देखते हैं क्या दिया है, एक सामाजिक संरचना कक्षा में कौन सी आकलन विधि जो अधिक उपयोगी रहेगी। सामाजिक संरचना आ गई दोस्तों। सामाजिक संरचना अर्थात सहयोगात्मक, सहपाठी आदि चीजों को रिलेट करके आप उस चीज को ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं क्या दिया है, सहयोगी प्रयोजित कार्य, वेरी गुड। आगे देखते हैं यस, एक शब्दोत्तर वाले वस्तुरक प्रश्न परक। आगे देखते हैं मानक परीक्षण, ये तो ऐसे भी कर गया। मात्र स्मरण पर, स्मरण कहाँ है दोस्तों, रिकॉल नहीं करना हमको, स्मरण आ गया, ये भी कट गया। फिर क्या वस्तु परक, ये भी करे। तो आपको क्या करना है, सहयोगी प्रयोजित कार्य उनको सौंपने, उनको दिखाने, उनको करने के लिए, उनको कोऑपरेटिव जो हमारा चीजें होती है उसको प्रोजेक्ट के तरीके पर उनको क्या करना है, सहयोग के रूप में दोस्तों बच्चों को क्या करना है, हमको शिक्षा देनी है। बच्चे कैसे कैसे करके उस चीज को सीखते हैं, उनको सहपाठियों के द्वारा आज जो स्कूल में क्या होता है उनके जितने भी चीजें उनको क्या करना है, मान्यता देनी चाहिए, कैसे कैसे वो सीखते हैं, क्या क्या चीजें करते हैं, सब चीजों को क्या करना चाहिए, हमको देखना चाहिए। तो क्या सहयोगी प्रायोजित अगर कार्य करेंगे तो उस चीजों को क्या करेंगे, सारे बच्चे अधिकतर क्या होंगे, उसको जल्दी बच्चे सीख जाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, आपका ए। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, आपका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती। शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य है। पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा किया गया कार्य है, कुछ बच्चों से पूछती है दोस्तों, इस चीज को नोट करिएगा। ऑप्शन ए दिया पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु न्यायोचित है। ऑप्शन बी दिया यह दर्शाता है कि शिक्षिका अपनी कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल है। फिर आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी दिया विद्यार्थियों को समान उपलब्धता से वंचित करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, सभी विद्यार्थियों को समान सम्मिलित को सुनिश्चित करने में प्रभावशाली होगा। इसमें क्या होता है, कुछ बच्चों से उत्तर पूछ रहे, शिक्षिका द्वारा यह किया गया कार्य क्या है, तो ये नहीं होगा दोस्तों। पाठ्यक्रम पूरा करने न्यायोचित कहां से है दोस्तों, जब सभी को, उसमें बच्चे क्या होंगे, कुछ बच्चों से पूछ रही, न कि सभी को पूछ रही है। बाकी शिक्षिका दर्शाता कौशल, ये भी नहीं होगा दोस्तों। उसमें वो क्या कर रही है, विद्यार्थियों को समान उपलब्धता से वंचित करता है। जैसे कक्षा में क्या होता है, शिक्षिका ये लगता है कक्षा में जो कुछ भी पढ़ा रही है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी कोई भी चीज उसको समझ जाते हैं, उसको कैच कर लेते हैं। तो शिक्षिका क्या करती है, उन्हीं बच्चों से पूछ लेती है कि बेटा हमने जो पढ़ाया क्या वो चीजें आपको समझ में आई। तो क्लास में तो बच्चे, कक्षा में तो काफी बच्चे रहते हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा है, कुछ बच्चों से उत्तर पूछती है। शिक्षिका को लगता है हाँ इस बच्चे को वो चीजें समझ में आ गई, तो वो क्या करती है, वही बच्चों से पूछती है जिनको उसके बारे में उत्तर पता हो रहा था। लेकिन वो क्या कर रही है, अदर बच्चे जो हमारे क्या समावेशी कक्षा में क्या दोस्तों, सभी बच्चे क्या होते हैं, समान होते हैं, हमको सारे बच्चों को साथ लेकर चलना है। वो क्या कर रही है, कुछ बच्चों से पूछ रही है। इस हिसाब से क्या होगा कि यह दर्शाता है कि अपनी कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों को, जो श्रेष्ठ बच्चे, जो प्रतिभाशाली बच्चे रहते हैं, उनको, उनकी वो क्या कर रही है, पहचान कर रही है दोस्तों। उन्हीं से सुन, जो पढ़ा रही है उन्हीं से पूछकर उसको लग रहा है हमको आगे चलना चाहिए, हमने ये चीज खत्म कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं होता, सारे बच्चों क्या रहेंगे, शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा, आपका सी जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है। गुणज वैकल्प से जूझते छात्र समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। जो गुणज वैकल्प होते हैं उससे जो जूझते हुए छात्र होते हैं, उनके समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण, उसको देखते हैं। पहला कहते हैं कार्य पूर्ण करने के लिए सख्त समय बाधाएं निश्चित करना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। विद्यार्थियों को दृश्य आधारित परिकलन, कैलकुलेटर और गणित संबंधी परियोजना उपलब्ध कराना, ये भी सही है। आगे देखते हैं। पाठ्यांश में मौजूद प्रासंगोचित जानकारी को निष्प्रभ ढकने के लिए अतिरिक्त विषय वस्तु को जोड़ देना, ये कहां से होगा। फिर विद्यार्थी के अधिगम के आकलन के लिए सिर्फ मानकीकृत तो करना नहीं है दोस्तों, तरीकों का इस्तेमाल करना, ये क्या है आपका गलत है। इसमें क्या है, फिर इसमें क्या विषय वस्तु पर जानकारी निष्प्रभ ढकना अपना नहीं है दोस्तों।
फिर क्या कहा है, कार्य पूर्ण करने के लिए सख्त समय बाध्यता है, कोई समय बाध्यता है दोस्तों नहीं उसमें निश्चित करनी है। उसमें वो क्या कर रहा है, विद्यार्थी को दृश्य आधारित परिकल्पना, कैलकुलेटर और गणित संबंधी परिचय उपलब्ध कराता है। इससे क्या होता है, जो बच्चा सीखने में कक्षा में असमर्थ होता है उसको सीखने में क्या होता है, उत्सुक हो जाता है, कोई भी चीज को क्या करता है जल्दी सीखता है। बच्चे को आदि भी तरीके से क्या होती है, मैथ एप्स करके एक एप्लीकेशन आता है, उसके द्वारा भी बच्चों क्या होता है सिखाया जाता है, आदि चीजें करवाई जाती है। कैलकुलेटर करने का तात्पर्य दोस्तों उसको जो भी चीजें में दिक्कत परेशानी शुरुआत में हो रही उसके बारे में उसको उस चीज के बारे में उसको करके बताया जाता है। उस चीज को क्या करेगा, वो धीरे धीरे किसी भी चीज को सीखने के लिए उत्सुक होगा दोस्तों। और उसको बताए मैथ एप्स जो आता है उसके द्वारा क्या शिक्षा देनी चाहिए, जिससे वो कोई भी चीज को आसानी से और जल्दी सीखने में समर्थ हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दृष्टिबाधिता वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं है दोस्तों। इस चीज को आप हमेशा देखेंगे, क्वेश्चन जब भी पढ़ेंगे नहीं जहां आएगा आप उसको तुरंत गोला कर देंगे दोस्तों, फिर सारे प्रश्न को एक एक करके ऑप्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए दिया स्पर्शिक ग्लोब दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी दिया है छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें, दृश्य पट पठन सॉफ्टवेयर, ब्रेल लिपि वाले पुस्तकें। उसमें क्या दिया, क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक दृष्टिबाधिता वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी उपयोगी नहीं है। तो दोस्तों स्पर्शिक ग्लोब, कोई भी चीज होगा क्या स्पर्श करके उस चीज के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है, तो ये क्या हमारा सही है, ये मतलब हो सकता है। इसके बाद क्या कहा है, छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें, दृश्य पठन सॉफ्टवेयर, ये भी है सही, और ब्रेल लिपि तो आपकी होती है। फिर छोटे अक्षर वाली पुस्तकें, जब अच्छे छोटे रहेंगे दोस्तों तो उस चीज को वो समझ नहीं पाएगा, अगर अच्छे बड़े रहेंगे तो उस चीज को समझ लेगा और उसको कैचअप कर लेगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ नहीं है पूछा, तो ऑप्शन हमारा वही सही होगा जो यहाँ पर सही दिया है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा, बी। ठीक है, छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें का उपयोग नहीं करना। आगे देखते हैं। कथन ए, भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए। भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करानी चाहिए। देखते हैं तर्क का दिया है। तर्क दिया है कि प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करते हैं, जैसे कि पठन विकारों से जूझते विद्यार्थी। बात सही कहा इन्होंने। फिर क्या दिया है, आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्या दिया उसको देख लेते हैं। सही विकल्प चुनना, इसमें दोस्तों सही विकल्प क्या दिया है हम उसको देखते हैं। कथन आपका दिया, भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका आपको लिखित सामग्री साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध कराती है। तर्क क्या दिया, प्रस्तुतिकरण के कारण विविध विकल्प विभिन्न अधिकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करता है, जैसे कि पठन विकार जूझते हुए विद्यार्थी। आपका ए भी सही है और ए भी, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या भी करता है दोस्तों, हमको कहीं नहीं जाना है, आपका सीधे ऊपर ही मिल गया। भाषा शिक्षण दोनों लिखित सामग्री साथ श्रवण पुस्तकें भी क्या करता है विद्यार्थी को उपलब्ध कराती है। बाकी तर्क क्या होता है, प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प मिलते हैं, उसको प्रस्तुत करने के लिए ढेर सारे विकल्प मिलते हैं, विभिन्न प्रकार के अधिकारों जरूरत पूरा करते हैं। जैसे जो पठन में जूझते विद्यार्थी हैं वो क्या कर सकते हैं, अपनी बातों को आदि चीजों के द्वारा क्या कर सकते रख सकते। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए आपका जो है यही सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे। जो सृजनात्मक सृजनशील बालक होते हैं उसमें देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें होती हैं। पहला क्या दिया, अपसारी चिंतन, दूसरा दिया अभिसारी चिंतन, इसके बाद तीसरा दिया अमूर्त चिंतन की योग्यता, फिर नवीन आमुख उत्पाद योग्यता। तो दोस्तों जो सृजनशील बालक होते हैं वो तो हमारे अपसारी चिंतन होंगे ही, फिर अमूर्त चिंतन की योग्यता भी उनके अंदर होती है, नवीन उत्पाद की योग्यता, कुछ न कुछ नए चीजों को क्या करते हैं। सृजनशील कहने का तात्पर्य यही दोस्तों कि नई नई चीजों की खोज करना। वो क्या करते हैं, हमेशा कुछ न कुछ नया करना चाहते हैं, नई नई चीजों की खोज करते हैं, नए नए चीजों को समझते हैं। तो अभिसारी जो चिंतन होता है यही आपका क्या होता है, गुण मौजूद होंगे। तो आपसे कौन कौन से ये नहीं होगा। ठीक है, कौन कौन से होंगे दोस्तों, आपका 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4। ऑप्शन देख लेते हैं कौन से, 1 3 4। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, आपका सी। इसी में देखिए दोस्तों दिया है 1 3 और 4, यही आपके क्या होंगे, सही होंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कथन दिया है ए, कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, कक्षा में जो मूल्यांकन किया था उसमें शिक्षण विधियों का, शिक्षक को अनेक प्रकार के शिक्षण विधियों का उपयोग करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। कारण क्या दिया है, एक कक्षा में बच्चे की सफलता और सफलता को केवल पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा सही और पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये भी बात सही कही गई दोस्तों, बात ये भी सही है आपकी और ये भी सही है।
क्योंकि एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता को हम केवल कागज पेंसिल और पेपर पेंसिल पे निर्धारित नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है। उसका समुचित रूप से उसका क्या करना, हमको आकलन करना, उसके जो चीज दिक्कत हो रही, परेशानियों को, उसके गुणों को, उसके दोषों को, आदि चीजों को, शैक्षिक शैक्षिक जो क्रियाएं वो करता है, आदि चीजों को हमको ध्यान में रखकर उनका क्या करना है, आकलन मूल्यांकन करना है दोस्तों। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। हमको जब यही मिल गया तो नीचे क्या जाना दोस्तों, बाकी सब सही नहीं है, तो ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है, ठीक है। उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरण द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहते हैं। इस क्रिया में अध्यापिका किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है, ठीक है। पहले क्या कर रही है, अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है, उसके बाद विद्यार्थियों क्या करती है, उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करती है। पहले क्या कर रही है, पहले उदाहरण दे रही है, फिर क्या कर रही है दोस्तों, फिर नियम की जानकारी दे रही है। तो क्या कर रही है, किस क्रिया की ओर चल रही है दोस्तों, उसको देखते हैं। निगमनात्मक, फिर क्या दिया, आगमनात्मक, अनुकरणात्मक और प्रतिस्पर्धा। तो नियम से उदाहरण, इसमें क्या दिया, विभिन्न उदाहरण पहले प्रस्तुत करती है, उन उदाहरणों द्वारा जानकारी के आधार पर नियम देती है। तो उदाहरण से नियम आपका कौन सा होता है, आगमन में क्या होता है, उदाहरण से नियम, और निगमन क्या होता है, नियम से उदाहरण। तो कौन सा तर्क इसमें सही होगा आपका, इंडक्टिव, अर्थात आगमन। उदाहरण से वो क्या कर रही है, बच्चों को पहले उदाहरण प्रस्तुत करती है, उसके बाद उनके नियमों की जानकारी देती है दोस्तों। इस हिसाब से आपका वही सही होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया कक्षा नियमन में विद्यार्थी की सहकारिता हेतु तो अध्यापकों को क्या करनी चाहिए, ठीक है। कक्षा में नियमन में विद्यार्थी की सहकारिता हेतु उसमें दिया है क्या करना चाहिए, स्वयं ही कठोर और अटल नियमों का निर्धारण करना चाहिए। फिर दिया है विद्यार्थियों के दुर्व्यवहार के बारे में अभिभावकों से बार बार शिकायत करनी चाहिए। मापदंडों का पालन न करने पर विद्यार्थियों को भर्त्सना करनी चाहिए, नहीं दोस्तों। मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता, ये दोस्तों आपका स्वयं ही कठोर और ये चीजें तो होंगी नहीं आपका। विद्यार्थियों केवल दुर्व्यवहार के बारे में बार बार आपका दुर्व्यवहार की यही चीजें अगर हम देखेंगे तो ये चीज सही नहीं है दोस्तों। फिर क्या दे, मापदंडों का पालन न करने पर भर्त्सना, ये भी नहीं होगा। फिर क्या हमारा लास्ट ऑप्शन है, मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की जो सहभागिता होती है उसको क्या करना, हमको ध्यान देना चाहिए दोस्तों। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी जो होगा आपका वही सही होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों का सही चुनाव करता है जिनमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। ऑप्शन ए दिया खेलकूद, ऑप्शन बी दिया घर, ऑप्शन सी दिया कक्षा कक्ष। वह विकल्प चुनना जो संदर्भों का सही चुनाव जो है बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। तो दोस्तों क्या होता है, बच्चे खेल कूद के द्वारा क्रिया करके भी खेल कूद के द्वारा भी उनका क्या होता है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, वो कुछ ना कुछ सीखते हैं। बाकी घर होता है, घर ही क्या होता है दोस्तों, उनकी प्रथम पाठशाला मानी जाती है। बच्चों जो छोटे बच्चे शिशु हमारे होते हैं उनकी जो घर होती है वही प्रथम पाठशाला मानी जाती है। इसके बाद कक्षा कक्ष में अपने सहयोगियों, अपने सहपाठियों के द्वारा वो बहुत सारी चीजों को क्या करते हैं दोस्तों, सीखते हैं। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, खेलकूद भी सही है, घर भी सही है और कक्षा कक्ष भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। 1, 2 और 3 ये सब सही होंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान, कौशल विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है दोस्तों, इस चीज को नोट करिएगा। पहला ऑप्शन दिया मुद्दों पर चर्चा को सुसाध्य करना और छात्रों को चर्चा में भाग लेने को प्रोत्साहित करना। ये क्या है, सही भाई, प्रोत्साहित कर रहा है। समस्या को हल करने के लिए छात्रों के विचार मंथन में विचार विमर्श करने को प्रोत्साहित करना, ये भी आपका सही है। फिर क्या कह रहा है, समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार के शिक्षण सामग्री प्रदान, ये भी सही है। हर समस्या के लिए एक जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया के इस्तेमाल पर बल देना चाहिए। हर समय दोस्तों नहीं, हर समय एक जैसी चरण दर चरण प्रक्रिया नहीं होती दोस्तों। बच्चे क्या करते हैं, एक एक चरण में कुछ ना कुछ सीखते हैं, ना कि चरण दर चरण हर समय एक ही समस्या को हमको निर्धारित करनी, एक ही विधि को अपनाना, ये चीजें नहीं होंगी दोस्तों। तो जो गलत होगा दोस्तों, नहीं पूछा है, जो यहाँ पर गलत वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ऑप्शन डी जो होगा
वही हमारा क्या होगा, सही होगा। क्योंकि हर समस्या के लिए एक जैसी पूर्व निर्धारित जो चरण दर चरण हमको निर्धारित नहीं किया, हर समस्या के लिए अलग अलग विधियों के द्वारा बच्चों को अलग अलग चरण निर्धारित किए जाते हैं, अलग अलग विधियों के द्वारा उनको समझाया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है, निम्न में से कौन सी एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है। जो संरचनावादी कक्षा है दोस्तों, उसका अभिलक्षण क्या है उसको देखते हैं। अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता क्या निष्क्रिय होते हैं, इस चीज को ध्यान देखिए दोस्तों, निष्क्रिय आगे। फिर क्या पाठ्य पुस्तक को यंत्रवत याद करना अधिक महत्व दिया जाता है, याद वाद नहीं करना है दोस्तों। कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है, ऐसे ही देखिए ऑप्शन मिलेंगे दोस्तों। कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभव का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है, ये बात सही कही गई दोस्तों। क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनको क्या करना, पूर्व ज्ञान जो होता है, अगर हम उस चीज को जोड़कर उनको नए ज्ञान देंगे तो क्या करेंगे, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को क्या होगा, जल्दी दोस्तों सीख पाएंगे। तो हमको जो बच्चे होते हैं उनको पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखकर उनको क्या करना चाहिए, हमको शिक्षा देनी चाहिए दोस्तों। तो इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग कर नए ज्ञान की क्या करना चाहिए, हमको रचना करनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में क्या है, अवरोधक है। बच्चे के अधिगम में क्या अवरोधक है, इसमें दिया त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है, बात सही कही गई दोस्तों। अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है, ये कहां से होगा। फिर दिया है त्रुटियां अधिगमकर्ताओं की संकलनात्मक समझ में अंतरालों की जानकारी देती हैं, ये भी। अधिगमकर्ताओं को डांट के भय बिना त्रुटियां करने के लिए मौका मिलना चाहिए, बात ही। लेकिन दोस्तों ये नहीं कहा गया अधिगमकर्ताओं के लिए, क्योंकि बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो क्या करता है, अपनी त्रुटियों के माध्यम से वो सीखता है। जब तक बच्चा गलती नहीं करेगा तब तक वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा दोस्तों। गलतियों के द्वारा, त्रुटियों के माध्यम से ही बच्चे क्या करते हैं, कोई भी चीज को सीखते हैं। और बच्चा अधिगम त्रुटियां, लज्जाशील बच्चे, जो ये सब चीजें तो हमको करनी नहीं चाहिए दोस्तों, लज्जाशील आदि चीजें तो हमको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इस चीज के माध्यम से क्या होगा, हमको सीखने में कठिनाई होगी। तो ये चीज तो एकदम नहीं कहा, अधिगम करता हूं त्रुटियां करना, एक त्रुटियां अधिगम का ही एक हिस्सा है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन जो हमारा बी है वही सही होगा दोस्तों। ठीक है, अधिगम करता हूं त्रुटियां, क्योंकि अवरोधक पूछा है दोस्तों, इस चीज को नोट करिएगा, तो ऑप्शन बी सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा बाह्य अप्रेरणा का उदाहरण, जो बाहरी प्रेरणा हमको मिलती है उसका कौन सा उदाहरण है। ऑप्शन ए दिया, अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय अमन विभिन्न स्रोतों की सहायता। ठीक है, ऑप्शन बी दिया, नगद इनाम पाने हेतु रेयान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों की खोज करता है। चलिए, बाह्य अप्रेरणा पूछा है दोस्तों, नोट करिएगा। फिर क्या दिया, सितारा अपने स्व संतोषण के अपने से बड़े नियमित तौर पर प्रतिपुष्टि लेती है, नहीं सही है दोस्तों, ये कहा अपने से बड़े नियमों प्रतिपुष्टि नहीं। अपनी व्यक्तिगत अभिरुचि एवं अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कुलमित क्रियाकलाप का नियमित रूप से अभ्यास करता है, ये भी। तो क्या अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय अमन विभिन्न स्रोतों की सहायता है। नकद इनाम पाने तो रेयान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों की खोज करता है। नगद इनाम पाने के लिए क्या होता है कि जो रेयान होता है वो अनेक प्रकारों से, विभिन्न परियोजना क्या होता है, अनेक नए प्रकार के स्रोतों की खोज करता है। क्योंकि जो होता है, जो बाह्य अप्रेरित होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे बच्चे क्या होते हैं, दूसरों की बातों से क्या होते हैं दोस्तों, अप्रेरित होते हैं। जो बाह्य रूप से अप्रेरित होते हैं वो खुद स्वयं से नहीं, वो दूसरों की बातों को लेकर अप्रेरित होते हैं। जैसे इसमें बहुत सारी चीजें आती है, अब जैसे आप काफी चीजों को जोड़ लीजिए, जो आपकी सैलरी हो गई, पुरस्कार हो गए, आदि चीजें कैसी हैं, बाह्य प्रेरणा तो है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, वो बाह्य रूप से क्या होता है, जो नगद इनाम पाने के लिए रेयान क्या होता है, विभिन्न परियोजना जो होती है उसको अनेक प्रकार, अनेक तरीकों से क्या होता है, विभिन्न स्रोतों की क्या करता है, खोज करता है दोस्तों। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सही होगा बी। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। यह निम्नलिखित किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। जो कोविड-19 महामारी के दौरान जो तनाव आया था, विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से क्या करता है, प्रभावित करता है। किस प्रकार संबंध, पहला ऑप्शन दिया हमारा प्रतियोगिता और संज्ञान, ऑप्शन बी दिया संज्ञान और संवेग, ऑप्शन सी दिया आनुवंशिकता और निष्पादन, आनुवंशिकता और वातावरण। ये सब तो होंगे नहीं दोस्तों, क्योंकि प्रतियोगिता एंड कॉम्बिनेशन ये होगा नहीं। संज्ञान और संवेग, संज्ञान जो हमारा होता है दोस्तों, उसी के द्वारा क्या होता है, संज्ञान के क्या होता है, जो हमारी तर्क होती है, विचार होते हैं, आदि तर्क विचार जो चीजें दी गई होती है वो क्या होता है, संज्ञान के द्वारा ही, मानसिक अपने मस्तिष्क के द्वारा ही क्या करते हैं हम दोस्तों, विचार करते हैं। और जो संवेग होते हैं, संवेग क्या होता है, अपने आंतरिक रूप से भाव जो व्यक्त करते हैं, संवेगों के द्वारा ही व्यक्त करते हैं दोस्तों।
ऐसे में आपका ऑप्शन जो सही होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, कॉग्निशन एंड इमोशन, जो संज्ञान और संवेग होंगे दोस्तों, यही आपके सही माने जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली। अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः हो। ठीक है दोस्तों, हमारा क्या दिया, शिक्षक निर्देशित, ऑप्शन बी दिया सहपाठियों द्वारा निर्देशित, ऑप्शन सी दिया पाठ्य पुस्तक केंद्रित, और ऑप्शन डी दिया क्या, स्वनिर्देशित। दोस्तों तो अधिगम अधिक सार्थक होगा, हमारा सीखना अधिक सार्थक और प्रभावशाली कब होगा दोस्तों, जब हम क्या करेंगे, सारी चीजों को जब स्वयं से सीखेंगे। ऑप्शन तो लगभग सभी सही लग रहे हैं, लेकिन शिक्षक निर्देशित ये भी होता है कुछ हद तक। सहपाठियों द्वारा बच्चे क्या होते, सीखते। पाठ्य पुस्तक केंद्रित होगा नहीं दोस्तों। इसके बाद स्वनिर्देशित, बच्चे जब सेल्फ डायरेक्ट जो करते हैं, सेल्फ डायरेक्शन में जो सीखते हैं कोई भी चीज, स्वनिर्देशित होकर अगर स्वयं के द्वारा सीखते हैं दोस्तों, वो क्या होता है, सीखना अत्यधिक प्रभावशाली रहता है दोस्तों। तो बच्चे इसमें क्या होते हैं, स्वयं निर्देशित होकर कुछ ना कुछ चीजों को सीखते हैं। इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन सही होगा आपका ऑप्शन जो डी दिया है, यही हमारा आपका सही होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा है उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए जमकर दोस्तों, एकदम शेयर कीजिए, क्योंकि सारे शिक्षक बंधु हमारे जो थे वो लगे हुए हैं। कल से आपका सीटेट का एग्जाम है, आप सभी को उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी टीम की तरफ से। ठीक है दोस्तों, तो एकदम लग जाइए, कमर कस लीजिए, क्योंकि हम सभी लोगों को इस बार 100% जितने भी दोस्त हमारे जुड़े हैं सबको एकदम सीटेट क्वालिफाई करना ही करना है। ठीक है, तो ऐसे ही एकदम सपोर्ट करते रहिए दोस्तों, जमकर शेयर कीजिए। ठीक, आज के लिए बस इतना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।